नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि भगवा कपड़े कंधे पर कांवड़ियों के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने कांवड़ यात्रा को सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति की जीवंत पाठशाला बताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि भगवा कपड़े, कंधे पर कांवड़ और दिल में भोलेनाथ की भक्ति ही कांवड़ियों की पहचान है। उन्होंने कहा कि रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में टुंडेश्वर घाट पर गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में एक कांवड़िया बह गया। बताया जा रहा है कि उसकी आंखों के सामने उसका भाई गंगा में बहता चला गया, जिसके बाद वो लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गंगा के तेज बहाव के आगे प्रयास बेबस रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसे ने कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मेले के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए की मैक्लॉरेन स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली डमी कार वाली कांवड़। दिल्ली के नवादा गांव से 6 शिव भक्तों की टोली 28 जुलाई को हरिद्वार की हर की पौड़ी से करीब 40 लीटर गंगाजल लेकर इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर निकली। यह कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा में कथित धांधली और गड़बड़ी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। एजेंसी परीक्षा प्रक्रिया में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करेगी। साथ ही मामले में शामिल अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जाएगी। बताया गया है कि करीब 1 सप्ताह पहले केस फाइल किया गया था। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। नदियां उफान पर हैं और असम, ओडिशा समेत कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और शहरों में जलभराव से परेशानी बढ़ी है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण वाराणसी के प्रमुख घाटों पर व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी हैं। दशाश्वमेध घाट पर पानी बढ़ने के बाद शनिवार को प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदलकर सुरक्षित जगह पर कर दिया गया। वहीं हरिश्चंद्र घाट भी बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे निचला शमशान स्थल पानी में डूब गया। स्थिति को देखते हुए अब घाट के ऊपरी हिस्से में ही शवदाह की व्यवस्था कराई जा रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई इस अहम बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी रणनीतियों पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं की यह मुलाकात प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ यात्रा मार्ग का दौरा कर शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही 7 मार्गों पर बने मंचों से बोल बम के जयकारों के बीच कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को राष्ट्रीय एकता, श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक बताया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कांवड़ियों से सीधे संवाद और अभिवादन का यह अंदाज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मंडल कारागार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अपने प्रेमी से मिलने पहुंची एक नाबालिग किशोरी के पास से पिस्तौल के 10 कारतूस और एक फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ। चेकिंग के दौरान मामला सामने आया तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने किशोरी को हिरासत में ले लिया। अब जांच की जा रही है कि वो कारतूस जेल के अंदर किस मकसद से ले जा रही थी और फर्जी पहचान पत्र कहां से मिला। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सरकारी प्राइमरी स्कूल की एक शिक्षिका के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी बीआरसी में तैनात एक क्लर्क पर लगा है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने 5 अगस्त को शाहबाद कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज के विष्णुगढ़ क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल के सरकारी रिकॉर्ड में एक विधवा महिला से जन्मे जुड़वा बच्चों के पिता के रूप में नौशाद का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि उसकी मौत 6 साल पहले हो चुकी है। करीब 8 दिन पहले बच्चों के जन्म के बाद रिकॉर्ड में ये जानकारी दर्ज हुई। मामला सामने आने पर पुलिस और बाल संरक्षण इकाई भी हैरान है। प्रशासन अब रिकॉर्ड में हुई इस गड़बड़ी और पूरे फर्जीवाड़े की जाँच कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान खाद की कालाबाजारी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आगरा प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को जिले के अलग अलग ब्लॉकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान खाद की दुकानों और गोदामों में स्टॉक तथा दस्तावेजों की गहन जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अछलदा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे की जांच में पुलिस ने अहम जानकारी सामने रखी है। जांच के मुताबिक दुर्घटना के समय डंपर अपनी सही लेन में चल रहा था, जबकि कार अनियंत्रित होकर बाईं ओर से डंपर में जा घुसी। पुलिस के अनुसार कार में एयरबैग नहीं थे और सवार लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। सुरक्षा उपायों की अनदेखी से हादसा और गंभीर हो गया। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तीखा पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि आरक्षण का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की सलाह देना जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और वंचित वर्गों के आत्मसम्मान से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। मायावती ने कहा कि ऐसी सलाहों से आरक्षण को कमजोर नहीं किया जा सकता। बरेली के बहेड़ी इलाके में सावन के दौरान मांसाहार की बिक्री पर लगी प्रशासनिक पाबंदी का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पाबंदी के बावजूद 2 अलग अलग दुकानों पर खुलेआम मांसाहार बेचने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मामले में दुकानदार समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में अवैध रूप से संचालित बिरयानी की दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने सख्ती का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगे को देश की आन बान और शान का प्रतीक बताया और कहा कि युवा ऊर्जा राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी का अलग अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने उत्साहित युवाओं के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी ली। तिरंगा यात्रा को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया और पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में पढ़ने वाले 14,152 दिव्यांग बच्चों को योगी सरकार एस्कॉर्ट भत्ता देगी। बच्चों को हर महीने 600 रुपए की दर से ये सहायता 10 महीने तक दी जाएगी। राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करना और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इससे परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मथुरा में कार सेवा को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने साधु संतों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधि या कार सेवा का प्रयास न किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और चोरी से जुड़े विवाद के बीच महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय चर्चा में बने हुए हैं। नैतिक आधार पर उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के 1 महीने बाद भी उन्होंने अयोध्या नहीं छोड़ी है। विपक्ष के हमलों के बावजूद मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई मामलों में ट्रस्ट के सदस्य उनसे सलाह लेते बताए जा रहे हैं। ट्रस्ट में उनके लंबे अनुभव के चलते उनकी मौजूदगी अब भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कई मामलों में उनकी राय ली जा रही है। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे समेत सभी जोन में लेवल 1 यानी ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। करीब 300 पदों पर भर्ती की तैयारी की जानकारी सामने आई है। मंडल और यूनिट स्तर पर रिक्तियों का आकलन पूरा होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड सितंबर-अक्टूबर में आधिकारिक विज्ञापन जारी कर सकता है। वहीं दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। महाशिवरात्रि के पर्व से पहले कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार और अलग अलग गंगा घाटों से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस और प्रशासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र में सुरक्षा और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए हैं। कांवड़ियों के सुगम आवागमन के लिए कई प्रमुख मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू की गई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कांवड़ियों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। कादर चौक थाना क्षेत्र के गौरामई गांव से कचला घाट जा रही डीजे लगी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। इससे ट्रॉली में करंट उतर गया और 8 कांवड़िए झुलस गए। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। रोहित नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जहां डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में तेज रफ्तार रोडवेज बस और ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हजारों छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 40 करोड़ युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी भारत की युवा शक्ति के सामने कमजोर पड़ सकती हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए रोजगार का मुद्दा भी उठाया। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र में शनिवार देर रात बीएसपी नेता शशिकांत तिवारी की कार पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने लाठी डंडों से उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ की। शशिकांत तिवारी के लाइसेंसी पिस्तौल निकालते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। उन्होंने फेसबुक विवाद को लेकर सपा विधायक के समर्थकों पर हमले की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में पतियों की संदिग्ध मौतों से जुड़े लगातार मामले सामने आ रहे हैं। मेरठ में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप लगने के बाद अब बरेली से भी ऐसा मामला सामने आया है। परिजनों ने पत्नी और मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि अस्पताल में मौत से पहले मृतक ने पुलिस को बयान देकर पत्नी और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर साधु संतों की ओर से 6 दिसंबर को कार सेवा के ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। घोषणा के बाद बड़ी संख्या में साधु संतों के मथुरा पहुंचने की खबर है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदू महासभा के नेता मीरा राठौर समेत कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुलाउठी थाना क्षेत्र के छपरावत गांव के पास देर रात पुलिस, स्वाट टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मोनू मारा गया। उसकी पहचान फतेहपुर जादौन निवासी मोनू पुत्र राकेश के रूप में हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की बाल वाटिकाओं में बच्चों की पढ़ाई का तरीका अब और बेहतर किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 75 जिलों में 375 ECCE कोर ग्रुप सदस्यों और मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया है। अब ये मास्टर ट्रेनर जिला और ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। बाल वाटिका कक्षाओं में बच्चों को खेल, कहानी, संवाद और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। इससे बच्चों की उम्र और जरूरत के अनुसार खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी है। बरेली में आम और अमरूद के बाग किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बनने जा रहे हैं। कार्बन क्रेडिट योजना के तहत 239 किसानों ने 1.5 लाख से ज्यादा पौधों का संरक्षण शुरू किया है। इन पौधों के जरिए वातावरण से कार्बन का अवशोषण होगा और निर्धारित मानकों के आधार पर किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। इन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक योजना के जरिए किसानों को भविष्य में डॉलर में कमाई का अवसर भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 11 अगस्त से शुरू होने हैं। इसी बीच गौतम बुद्ध नगर में छात्रवृत्ति पोर्टल पर 115 स्कूलों का डाटा निष्क्रिय और डुप्लीकेट लॉगिन के रूप में मिला है। प्रशासन ने इन रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच का उद्देश्य छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और फर्जी या संदिग्ध रिकॉर्ड के इस्तेमाल को रोकना है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में चोरी के मामले के बीच दान की गणना व्यवस्था में बदलाव किया गया है। SOP के तहत पारदर्शी और व्यवस्थित गणना के लिए SBI प्रबंधन ने सेना से रिटायर हुए 10 बैंक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जानकारी के मुताबिक गणना के लिए कुल 12 कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि फिलहाल 10 कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा पूरे गणना कार्य की निगरानी के लिए एक विशेष प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की एक और बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR अभियान के दौरान BLO घर घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के लिए जरूरी फॉर्म भरवाएंगे। इसके बाद मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और उस पर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनवरी में अंतिम मतदाता सूची जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार की पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत किसानों को ड्रिप और फव्वारा सिंचाई के लिए 80 से 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कम पानी में बेहतर सिंचाई उपलब्ध कराना है। इससे पानी की बचत के साथ फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जिला उद्यान विभाग के मुताबिक बड़ी संख्या में किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली NCR से कानपुर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नोएडा गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद सफर का समय करीब 7 से 8 घंटे से घटकर 4 से 5 घंटे रह जाएगा। 4 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से शुरू होकर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को तेज और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI परिसर में 11 अगस्त को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में करीब 19 कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। कंपनियां युवाओं की योग्यता और कौशल के आधार पर चयन करेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार 11,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में MBBS और BDS की आवंटित सीट छोड़ने वाले छात्रों पर कार्रवाई की गई है। नीट काउंसलिंग के बाद एडमिशन लेकर सीट छोड़ने और सीट आवंटित होने के बावजूद प्रवेश नहीं लेने वाले 51 छात्रों की धरोहर राशि जब्त कर ली गई है। साथ ही इन छात्रों के वर्ष 2026 to 27 की काउंसलिंग में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। कार्रवाई की जद में MBBS के 38 और BDS के 13 छात्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 51 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 70% जमीन खरीदी जा चुकी है। अगस्त के अंत तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार 17 नए डिप्टी SP यानी DSP को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंध एकेडमी में सिविल सेवा अधिकारियों के साथ साझा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 16 अगस्त से शुरू होगा और करीब 2 महीने तक चलेगा। इसके बाद अधिकारी मुरादाबाद की पुलिस अकादमी में 13 महीने का विशेष प्रशिक्षण लेंगे। इसके साथ ही 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार उन गाँवों के नाम बदलने की तैयारी कर रही है जिनके नाम सामाजिक रूप से असहज माने जाते हैं। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज जिलों में ऐसे गांवों की सूची तैयार की जा रही है। इनमें सड़ा, अंडाला, डिंगसोई और गदुआ जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। राजस्व परिषद के निर्देश के बाद प्रशासन इन गांवों के लिए नए और उपयुक्त नामों के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके बाद प्रस्तावित नामों पर आगे की प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी रोडवेज में बस कंडक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। संविदा परिचालक के पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया गया है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय सीमा का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को एक बार फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU का कुलपति नियुक्त किया गया है। उनका नया कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसी के साथ विश्वविद्यालय में बेहतर समन्वय के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने KGMU में OP श्रीवास्तव और डॉक्टर रागिनी को अपना प्रतिनिधि नामित किया है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करना और विश्वविद्यालय के कामकाज को गति देना बताया गया है।